सीकर ये तो एक वेल नोन फैक्ट है कि सीकर किसानों की धरती है। किसान परिवार से ही निकले हुए लोग जो सेना में गए तो उसको जवानों की भी धरती कहते हैं। मैक्सिमम जो शहीद हैं, जो बॉर्डर्स पे शहीद होते हैं, वो हमारे क्षेत्र के लोग बाग हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन, बहुत टॉप क्लास जो इंडिया को बिजनेसमैन दिए हैं कॉर्पोरेट हाउसेस में, तो वो भी सीकर ने दिए हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में तो कोचिंग हब कोटा के साथ साथ एक सीकर का भी नाम देश के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। जो बीते सालों में देखा कि वो जो 3 कानून केंद्र सरकार ने पारित किए, उसके लिए तो देश भर के किसान उसके विरोध में थे और हमारे राजस्थान समेत पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के बॉर्डर्स को घेर कर बैठे हुए थे। मैं खुद भी काफ़ी दिनों तक सभी बॉर्डर्स पे मेरा जाना हुआ, लेकिन मेरा मैक्सिमम, क्योंकि राजस्थान में शाहजहाँपुर बॉर्डर जो था वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पूरे रात को भी वहीं पे रहना, सड़क के बीच में बैठे हुए थे टेंट्स लगाकर, और 1 साल हमने वहाँ पे बिताया है। और कांग्रेस पार्टी में तो जो एनएसयूआई है, जो स्टूडेंट विंग है या यूथ कांग्रेस है, तो पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो जो समावेश की बात है वो तो जो यंग लोग हैं और जो ओल्ड गार्ड है, जो बुजुर्ग लोग हैं लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन दोनों को मिलकर ही मेरे ख्याल से सिर्फ किसानों की नहीं, सभी समस्याएं उन दोनों के मिलने से ही हल। अभी हाल ही में एक अग्निवीर स्कीम लेकर आई मोदी सरकार और इन्होंने कहा कि 4 साल के बाद में आपको घर भेज दिया जाएगा। जब व्यक्ति, आप शेखावाटी में कहीं पे भी चले जाइए, गांव के अंदर डिफेंस एकेडमी के नाम पे या कोई अपने खुद के बलबूते लोग बाग जॉगिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, एक्सरसाइजेस करते हुए नजर आएंगे, अच्छी डाइट ले रहे होंगे, पूरा अपना रूटीन इस तरह का सेट करा होगा कि किस तरह से उनके जो रनिंग के एग्जाम्स हैं, जो रिटन टेस्ट हैं, वो कर किसी तरह वो भारतीय सेना में भर्ती हो जाएं, देश सेवा करें। ये उनके दिमाग में या दिल में ये चीज बसती है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई, लोगों में निराशा का भाव है, लोगों ने आंदोलन करे, लोगों ने बहुत ज्यादा अपना आक्रोश दिखाया, लेकिन क्योंकि मोदी सरकार अभी किसी की बात नहीं सुन रही है तो ये करा। कहते हैं कि देश का अगर विकास करना हो तो सबसे पहले जरूरी है कि देश के सिस्टम का एक पूरी तरह से ऊर्जा के साथ विकास हो। और देश के सिस्टम में अगर ऊर्जा डालनी है तो युवाओं को आगे आना होगा। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के उस क्षेत्र की जहां से सबसे ज्यादा जवान, सबसे ज्यादा किसान और सबसे ज्यादा प्रतिभावान आते हैं। सीकर की हम बात कर रहे हैं। और सीकर जो क्षेत्र है वो राजस्थान में टैलेंट की खान कह लो या राजस्थान में उस किसान का जगह कह लो जहां से हमें अन्न मिलता है, वो जगह है। और वहां भी अब युवा, ऊर्जावान और ऐसे राजनीतिज्ञों की जरूरत है जो कहीं ना कहीं तस्वीर सीकर की और रोशन बनाए और राजस्थान में सीकर को एकदम टॉप पर ले आए। तो आज इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं अखिल चौधरी जी। अखिल चौधरी जी के बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले बताना जरूरी है, ये जिस विरासत को लिए सीकर की धरती का सेवा कर रहे हैं वो विरासत है अखिल जी के दादाजी की। अखिल जी के दादाजी रणमल चौधरी जी, शुरुआत हुई उनकी एक स्वतंत्रता सेनानी से, देश के आंदोलनों में अपने पसीने बहाए, उसके बाद ज्वाइन कर ली सेना। सेना के बाद वो आ गए पॉलिटिक्स में और कहीं ना कहीं सेवा जनता की लगातार जारी की, प्रधान, सरपंच और फिर विधायक बनकर लगातार सेवा करते रहे। और अब उसी सेवा के दस्तूर को लगातार आगे बढ़ाने का काम अखिल चौधरी जी कर रहे हैं। हमेशा उन लोगों के लिए काम करते हैं जो पंक्ति में सबसे पीछे हो, दलित हो, पिछड़े हो, किसान हो, जवान हो। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर कई महीने बिताए अखिल चौधरी जी ने और लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहते हैं। मानव अधिकार के लिए पुरजोर तरीके से पैरवी करना और हर काम को जो गरीबों के लिए बेहतर हो उसे लगातार जारी रखना। और अखिल चौधरी जी के जो पिताजी हैं वो भी सेना के जरिए देश की सेवा करते आए हैं। इतना जबरदस्त अखिल जी आपके पीछे पूरा कारवां है और आपने भी छोटी उम्र से मानो जिंदगी की
एक तरह से सिद्धांत बना लिया हो कि केवल गरीबों की सेवा करनी है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है? मेरे ख्याल से अपब्रिंगिंग का फर्क पड़ा, क्योंकि जैसे आपने बताया, मेरे फादर तो इंडियन आर्मी में थे, कर्नल वेद प्रकाश उनका नाम है, और मेरे दादा भी आर्मी में रहे हुए हैं, लेकिन आर्मी के बाद में उन्होंने सिर्फ 5 वर्षों तक आर्मी में थे। उसके बाद में उन्होंने सरपंच का काम किया, प्रधान, एमएलए जैसे। तो ये पोस्ट के अलावा उनकी जो एक्चुअल, जो मैं मानता हूँ, जो एक्चुअल शक्ति थी और जो उनका पूरा काम करने का तरीका था, कि सुबह से निकल जाना ब्रेकफास्ट कर कर और पूरे दिन भर घूमकर कहीं ना कहीं किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी मीटिंग में रहना, किन्हीं अधिकारियों से मिलना, और फिर लास्ट में रात को घर आना, और उसके बाद में अपना काम अगले दिन से वैसे ही शुरुआत करना। और मेरे फादर का खुद का भी इसी तरह का काम रहा हुआ है। वो पॉलिटिकली, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतने एक्टिव नहीं रहे, लेकिन अपने सेना के काम में, और उसके बाद में उन्होंने जब फौज के बाद में उन्होंने जो अपनी वकालत भी करी, तो उसमें उस तरह का था। तो मेरे ख्याल से घर का प्रभाव पड़ा। और दूसरा, जिन लोगों के साथ में मैं जुड़ा, चाहे वो सिविल सोसाइटी में मानवाधिकार के संगठन हो, या फिर आंदोलन के जरिए लोगों से, चाहे वो अभी हाल ही में किसान आंदोलन जो बॉर्डर्स पे, हमारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहा था, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी जो व्यक्ति इवॉल्व होता है, तो इन सब चीजों का प्रभाव पड़ा उस पर। और जहां जनता विधानसभा चुनावों से पहले ढूंढ रही है ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं सेवा को सिर्फ बोलते नहीं हो, करते भी हो, मैं वहां पर दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अखिल चौधरी जी अपनी परवरिश से, अपने बचपन से, अपनी दादाजी की लेगेसी से, अपने पिताजी की सीख से हमेशा यही सेवा का काम करते आए हैं, और कहीं ना कहीं सीकर को अपनी सेवा लगातार हमेशा देते आए हैं। सर, सीकर की अगर बात करें तो सीकर वो इलाका है जो देश की सेना का हमेशा गौरव बढ़ाता है। देश की सेना में बहुत जवान भेजता है, किसान वहां से बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी बहुत कम लोगों ने उस इलाके की समस्याओं के बारे में देखा। गर्व करने को तो हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन उस इलाके को चाहिए क्या, क्या समस्याएं हैं, वो बहुत कम लोग देखते हैं। चाहे वहाँ के टीचर्स के ट्रांसफर्स की समस्या हो, बहुत अध्यापक देता है। अब धीरे-धीरे कोटा को पिछड़ कर वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एजुकेशन सिटी भी बनता जा रहा है। चाहे वहाँ पर गायों की समस्या हो, चाहे वहाँ पर किसानों की इतनी सारी समस्या हो, इन समस्याओं की बात भी कम होती है और उससे कम भी काम होता है। कैसे इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए? देखिए, जैसे आपने बताया कि सीकर, ये तो एक वेल नोन फैक्ट है कि सीकर किसानों की धरती है। किसान परिवार से ही निकले हुए लोग जो सेना में गए, तो उसको जवानों की भी धरती कहते हैं। मैक्सिमम जो शहीद हैं, जो बॉर्डर्स पे शहीद होते हैं, वो हमारे क्षेत्र के लोग बाग हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन, बहुत टॉप क्लास जो इंडिया को बिजनेसमैन दिए हैं कॉर्पोरेट हाउसेस में, तो वो भी सीकर ने दिए हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में तो कोचिंग हब कोटा के साथ साथ एक सीकर का भी नाम देश के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन समस्याएं तो हैं, और समस्याएं, ऐसा नहीं है कि एक कोई लाइट बल्ब हो और उसको हम स्विच ऑफ करें या ऑन करें तो उससे वो समस्याओं का निदान हो जाएगा। समस्याएं मल्टीपल लेवल्स पे हैं, अलग बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्याएं भी हैं। व्यक्तिगत लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ एज ए क्षेत्र गांव के लेवल पे है, कॉलोनीज के लेवल पे है। और मेरा मानना है कि जैसे आपने अभी जिक्र किया टीचर्स के ट्रांसफर्स या सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर्स की, मैक्सिमम जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे राज्य में, वो सीकर से या शेखावाटी से मैक्सिमम आते हैं। और हमारा प्रॉब्लम एक ये है कि सीकर राजस्थान में कोई भी ट्रांसफर को लेकर कोई सिस्टमेटिक तरीके का एक पॉलिसी नहीं है। तो हमारा एक तो ये रहेगा कि किस तरह से एक ऐसी पॉलिसी बने जिससे लोगों को, क्योंकि काफी सारे बार आप देखते होंगे कि लोगों को जाना पड़ता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, नेताओं के पास में जा रहे हैं, अफसरों के पास में जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से सिफारिश लगा रहे हैं। तो क्यों ना एक ऐसी पॉलिसी बना दी जाए जिसमें, क्योंकि कुछ लोगों को तो बाहर जाना पड़ेगा,
और कुछ लोग जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे कोई महिलाएं हैं या कोई बीमार लोग हैं या फिर एक्चुअली किसी को जरूरत है, तो उस तरह की एक सभी लोगों से बात कर कर एक ऐसी पॉलिसी तैयार करी जाए, ट्रांसफर पॉलिसी। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने पहले से ही कई डिसीजंस में कहा है कि हमारे पास में एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। तो ट्रांसफर पॉलिसी का, एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी का होना सीकर के लिए उपयोगी होगा। तो कहीं ना कहीं अखिल चौधरी जी के विजन में सबसे अहम पहलुओं में से एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी है, क्योंकि वाकई में एक बड़ी पीड़ा है। जो इलाका सबसे ज्यादा शिक्षक दे रहा है, वो इलाके में ही वो शिक्षक रहना चाहते हैं, लेकिन किसको जरूरत है किसको नहीं है, ये सेग्रीगेशन अगर ढंग से हो तो किसी भी तरह की वहां पर भेदभाव की बात नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और वो जरूरी भी है। इसके अलावा किसानों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आवाज उठाने की बात करें तो बहुत कम लोग मिलते हैं। और किसानों का भी अब ये मसला हो गया कि भरोसा करें तो किस पे करें। देखिए, सिर्फ बातों से तो भरोसा नहीं आएगा, एक्शन से आएगा। अब एक्शन हमने पिछले जो बीते सालों में देखा कि वो जो 3 कानून केंद्र सरकार ने पारित किए, उसके लिए तो देश भर के किसान उसके विरोध में थे। और हमारे राजस्थान समेत पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के बॉर्डर्स को घेर कर बैठे हुए थे। मैं खुद भी काफी दिनों तक सभी बॉर्डर्स पे मेरा जाना हुआ, लेकिन मेरा मैक्सिमम, क्योंकि राजस्थान में शाहजहाँपुर बॉर्डर जो था, वहां पे हम लोग बैठे हुए थे, पूरे रात को भी वहीं पे रहना, सड़क के बीच में बैठे हुए थे टेंट्स लगाकर, और 1 साल हमने वहां पे बिताया है। इसके अलावा सीकर के अंदर भी, क्योंकि इसमें जो दिल्ली को तो घेरा हुआ ही था, सीकर के अंदर सभी टोल प्लाजाज जो थे वो किसानों ने बंद कर रखे थे। तो इतना भारी जो रोष था वो किस वजह से था? क्योंकि जो प्रेजेंटली जो हालत चल रही आ रही है वो तो केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और एक नए किसानों को परेशान करने के लिए जो कानून लेकर आए, उसकी वजह से ये पूरे की पूरी एक्टिविटी हुई। अभी सवाल उठता है कि किसानों की जो दशा है उसमें सुधार किस तरह से हो, क्या पॉलिसीज बने, क्या कानून बने, किस तरह का जो ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट करते हैं उनको कैसे बेहतर करा जाए। इसमें आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है ही, जिसमें मार्केटिंग वाले जो क्रय विक्रय समिति की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक है, हर डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय सहकारी बैंक की एक एक शाखा है कोऑपरेटिव में, जहाँ से लोन्स भी किसानों को मिलता है, जिसमें कि कोऑपरेटिव लोन हो गया एक, या केसीसी वाला हो गया एक। तो हमें देखना चाहिए कि सिर्फ केसीसी के भरोसे या कोऑपरेटिव लोन्स के भरोसे न रहकर हम इसमें प्राइवेट बैंक्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी जो क्रॉप इंश्योरेंस, जो फसल बीमा है, फसल बीमा में तो काफी सारी प्राइवेट कंपनीज भी आई हैं, तो क्यों न लोन वाले, और इससे, क्योंकि जो क्रॉप बीमा में भी आप देखेंगे कि काफी कंपनीज ने फायदा उठाया इस चीज से। तो क्या किसान सिर्फ अपना फायदा उठवाने के लिए है कि उसको कभी फायदा होगा भी? तो ये हमें देखने की बात है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन कोई एक सेतु नहीं मिल पाता, कोई एक बातचीत करके उन प्राइवेट लोगों को लाने वाला, या ऐसे कुछ सॉल्यूशंस लाने वाला जो वाकई एक नवाचार की तरफ जाते हो। किसानों के लिए हाल ही में ऐसा कुछ आया नहीं, ना ही कोई बात हो रही है ऐसी। तो क्या मानते हैं आप जैसी यंग ऊर्जा जब किसानों के लिए आएगी, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, जब वो किसानों के लिए आएगी तो किसानों को उससे कितना बल मिलेगा? देखिए, बल तो मिलेगा, और यूथ जहां तक है, प्रदेश का यूथ तो इन्वॉल्व है राजनीति में। अभी जो कॉलेजेस के लेवल पे, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे ही हो जाता है, और कांग्रेस पार्टी में तो जो एनएसयूआई है, जो स्टूडेंट विंग है, या यूथ कांग्रेस है, तो पॉलिटिक्स में तो काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो जो समावेश की बात है वो तो जो यंग लोग हैं और जो ओल्ड गार्ड है, जो बुजुर्ग लोग हैं लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन दोनों को मिलकर ही मेरे ख्याल से सिर्फ किसानों की नहीं, सभी समस्याएं उन दोनों के मिलने से ही हल होगी। कहीं ना कहीं जब हम सीकर की बात करते हैं अखिल जी, तो बात जवानों की होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से ये योजना अग्निवीर की आई, उस तरह से सीकर पर एक तरह से बहुत बड़ा भार पड़ा और बहुत सारे रिएक्शंस थे। क्या मानते कि ऐसी जटिल समस्या को कैसे हल किया जाए? इसमें
सीकर कितना रोया है ऐसी समस्याएं जब आई, और कैसे उसका हल ढूंढने की तरफ काम किया जाए? क्या विजन है आपका इसको लेकर? जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। और जब बात करते हैं नाम नमक और निशान की, तो सबसे बड़ी जो चीज और जो सबसे जोशीली चीज आती है हमारे दिमाग में कि वो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनके चेहरे सामने आते हैं। अभी हाल ही में एक अग्निवीर स्कीम लेकर आई मोदी सरकार, और इन्होंने कहा कि 4 साल के बाद में आपको घर भेज दिया जाएगा। जब व्यक्ति आप शेखावाटी में कहीं पे भी चले जाइए, गांव के अंदर डिफेंस एकेडमी के नाम पे या कोई अपने खुद के बलबूते लोग बाग जॉगिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, एक्सरसाइजेस करते हुए नजर आएंगे, अच्छी डाइट ले रहे होंगे, पूरा अपना रूटीन इस तरह का सेट करा होगा कि किस तरह से उनके जो रनिंग के एग्जाम्स हैं, जो रिटन टेस्ट हैं, वो कर कर किसी तरह वो भारतीय सेना में भर्ती हो जाएं, देश सेवा करें। ये उनके दिमाग में या दिल में ये चीज बसती है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई, लोगों में निराशा का भाव है, लोगों ने आंदोलन करे, लोगों ने बहुत ज्यादा अपना आक्रोश दिखाया, लेकिन क्योंकि मोदी सरकार अभी किसी की बात नहीं सुन रही है, तो ये करा। इस चीज के पॉलिटिकल रिपरकशंस तो होंगे ही। चुनाव के अंदर यूथ वेट कर रहा है इनको हराने का, इनको बाहर का दरवाजा दिखाने का। लेकिन इससे भारतीय सेना भी, क्योंकि भारतीय सेना कोई 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जवानों पे चलने वाली सेना नहीं है, ये प्रोफेशनल आर्मी है जिसमें कि 20-20 30-30 आप देखेंगे कि जब कोई जवान सेना में भर्ती होता है, उसके बाद में उसका बेटा भी उसी सेना में भर्ती होता है, तो उसकी रेजिमेंट ज्वाइन करता है, वो पेरेंटल क्लेम लेता है। तो एक गर्व करने की चीज है कि हमारे पास में इतना अच्छा इतिहास है भारतीय सेना का। लेकिन इसके को पूरा खेल बिगाड़ने के लिए पूरा सेना को बेकार करना चाहते हैं, यूथ को नौकरियां भी छीन रहे हैं। यूथ का जो एकमात्र चीज, सबको अच्छी नौकरियां चाहिए होती हैं, सेना की नौकरी से बेहतर नौकरी शेखावाटी के युवाओं के लिए थी नहीं। उन्होंने उसको द्वार बंद कर कर ये बहुत ही काम इस तरह का किया है कि शेखावाटी की जनता तो माफ नहीं करेगी इनको। और मैं आज भी इस बात का पूरी तरह से उदाहरण दे सकता हूँ, या मैंने खुद ने देखा है, जब शेखावटी या सीकर के इलाकों में गए और जब किसी शहीद की वहां पर आखिरी क्रिया हो रही थी, तब उनकी माँ ये कह रही थी, मेरा तो एक और बेटा बचा है, उसे भी सेना में भेजूंगी। नहीं, आप कोई भी तो गांव में चले जाइए, उस गांव के अंदर आपको शहीदों के नाम पे स्कूल मिलेंगी, शहीदों के नाम पे पेट्रोल पंप मिलेंगे, शहीदों के नाम पे मूर्तियां मिलेंगी। मतलब ये शहीदों की धरती है, और वो इसमें कोई गर्व, डाउट की बात नहीं है। पूरा शेखावाटी, वो सीकर, गर्व झुंझुनू, चूरू, सब जगह ही। कहीं ना कहीं ये 4 साल का मसला आकर कहीं ना कहीं लोग, जो उनकी ड्रीम जॉब होती थी वो देश की सेवा करना, मतलब सबसे आगे सबसे पहले सपना वही होता था उनका, ये 4 साल की चीज निराश कर रही है कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए युवा ऊर्जावान आवाज की जरूरत है। और कहीं ना कहीं सीकर के किसान, जवान और वो तमाम सारे लोग जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उनको ऐसे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है जो जाकर विधानसभा, लोकसभा तक में ऐसी आवाज उठाए कि वो आवाज सुनी जाए। और कहीं ना कहीं अखिल जी, जवान और किसान के अलावा आपने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है। क्या मानते हैं कि कितना उनको मुख्यधारा में लाना और जरूरी है, और किस तरीके से ये होगा? देखिए, मैंने 2019 के अंदर सीकर में, सीकर जो बस डिपो है उसके पास में एक बहुत बड़ी कच्ची बस्ती है जहाँ पे परमानेंट घर नहीं है। वो शैंटीज में आपके तिरपाल के घरों में लोग बाग रह रहे हैं और छोटा मोटा काम करते हैं। कोई वहाँ पे कचरा बीनने वाले लोग बाग हैं जिनको रैग पिकर्स कहते हैं, कोई वहाँ पे छोटा मोटा कोई खाती का काम कर रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमने देखा कि इनकी छोटी से छोटी समस्याएं भी, आपको मेरे को कुछ ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, पासपोर्ट बनाना हो, हमारे लिए चुटकियों का काम है। इनके लिए छोटी से छोटी समस्याएं, तो ऐसा था कि कभी कोई एसडीएम के उसमें जा रहा है, कभी कोई कलेक्टर के पास में घूम रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि एसडीएम का ऑफिस कहाँ पे, कौन से अधिकारी को क्या काम करना है। बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, स्कूल्स है नहीं, स्कूल्स हैं तो वो भेजे नहीं जा रहे हैं उनके बच्चे।
तो इस तरह के हालात में जब हमने काम शुरू करा और उनको थोड़ा बहुत बताया भी, उनको एक व्यक्ति को हमने ट्रेन करा कि आपको इस तरह से बनाना है और लोगों के ये कार्ड्स बना, सिर्फ ये जो बेनिफिशरीज बनाते हैं जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से उसी में नहीं, और भी तमाम तरह के, तो उनको अपने अधिकार मांगने का उनको एक एहसास हुआ कि हमारे भी काम हो सकते हैं। तो हमारा ये था कि इनको एम्पावर करो और कम्युनिटी को ही एम्पावर करो। ऐसा नहीं चलेगा कि हम एक बार आए और इनको कुछ देकर चले जाएं और वैसे काम हो जाए। तो उससे मेरे को लगता है कि काफी सारे लोगों में एक फर्क पड़ा। तो ये अखिल चौधरी जी हैं जो कहीं ना कहीं आज से बहुत साल पहले से बिना पॉलिटिक्स में आए भी या मुख्य पॉलिटिक्स में आए भी लगातार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। महीनों महीनों जाकर शाहजहांपुर बॉर्डर पे आंदोलनों में साथ दे रहे हैं, उनके कार्ड बनवा रहे हैं। सब कुछ छोड़कर जिस तरह से दादा ने, पापा ने दलितों के लिए, गरीबों के लिए काम किया, उसी तरीके से अखिल चौधरी जी भी अपने उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरा जीवन सेवा भाव में बिता रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर कलम की ताकत मिलती है, ऐसे लोगों को ताकत मिलती है पॉलिसी में चेंज करने की, पॉलिसी में बदलाव करने की, आवाज उठाने की, आवाज बनने की, तो वो उस काम को और भी ज्यादा बखूबी तरीके से करते हैं, क्योंकि ऐसे शख्सियतों के जीवन में मिशन ही यही होता है। और कहीं ना कहीं जब अभी खोज हो रही है ऐसे उम्मीदवारों की, ऐसे नेताओं की जो पूरी तरह से जनसेवक सिर्फ लिखने के लिए और बोलने के न रखे, वो करते हो वो काम, वही अखिल चौधरी जी भी हैं। तो मैं साफ तौर से ये कहना चाहता हूं कि जनता का तो निर्णय होता है, लेकिन उससे पहले बड़ी पार्टियों को भी ये समझना होगा कि बदलाव की जरूरत युवा ऊर्जा से होगी और उस ऊर्जा को अब लाना ही होगा। हम आपको पूरी तरीके से ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसी ऊर्जाएं कहां कहां पर है और आपको उसे कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि सेवा का काम ही मिशन है अखिल चौधरी जी का और इनके जैसे युवाओं का। तो उस मिशन को आगे बढ़ाना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।